प्रदेश की 22 सरकारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर 6,500 करोड़ का लोन उनके ऊपर सिर पर है। कर्मचारी जो है यूनियन इनकी, वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, वीसी कार्यालयों का घेराव कर चुके हैं कई विश्वविद्यालयों में। 2022 में सरकार ने ग्रांट देनी बंद कर दी थी। जब उनको वेतन नहीं मिलता तो वे जोर लगा देते हैं, आवाज़ उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही उनके खाते में पैसे टन बोले मैसेज, वो शांत हो जाते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने युवा को शक्तिशाली बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं और उनको एक दिशा दे सकते हैं। अब हमारे जो सरकारी यूनिवर्सिटी उसमें क्या है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला गया ना, तो उसको तो टीचर क्लास में ही नहीं घुसे देते, उसको तो ये करेंगे, प्रैक्टिकल में कोई रिबेट नहीं देंगे उनको। मैं कह रहा हूँ, एक बार मैं यहाँ पे कोई कबड्डी का टूर्नामेंट हो रखा था, शायद 1 या 2 साल पहले की बात, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। उसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भी टीमों में, विश्वविद्यालयों की जो टीमें आई थी, उनमें आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चे खेल रहे थे। हरियाणा की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी आज तक मक्का ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हमारी एक टीम जाएगी कहीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने, उन बच्चे को ब्लेजर नहीं मिले। हरियाणा की राजनीति में पढ़े लिखे प्रोफेसर संपत सिंह, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं पहले, और उनका अपना एक रुतबा है। पिछले हफ्ते उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने अपनी ही प्रदेश की 22 सरकारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर 6,500 करोड़ का लोन उनके ऊपर सिर पर है। यानी कि जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां पर गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा सब्सिडाइज्ड एजुकेशन पाता है, वो सरकारी यूनिवर्सिटियां अब कर्जदार हैं। 6,500 करोड़ का लोन के उनके ऊपर है, जिसमें से करीब 5,500 करोड़ वो खर्च भी कर चुके हैं, और बाकी जो बचा हुआ है अभी फाइनेंशियल ईयर 2 महीने में खत्म, एक महीना ही बच गया, मार्च में वो खत्म भी हो जाएगा। तो ऐसे में इस डेवलपमेंट के बारे में ओपी जी आपका क्या कहना है? संपत सिंह जी ने तो ये मामला बहुत लेट उठाया है। वैसे तो वो हरियाणा के गिने चुने अर्थशास्त्रियों में से उनकी गिनती होती है, लेकिन ये मामला उठाने में उन्होंने काफ़ी देर लगा दी। ये तो विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के विश्वविद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी जो है यूनियन इनकी, वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, मेमोरेंडम दे चुके हैं, वीसी कार्यालयों का घेराव कर चुके हैं कई विश्वविद्यालयों में। और तब उन्होंने प्रेशर बनाया, तो चुनाव जब नज़दीक थे तो सरकार ने एक किस्त दे दी जिससे उनकी तनख्वाह भी मिल गई थी, तो थोड़ा सा वो शांत हो गए, चुनाव निकल गए थे। अब मैं आता हूँ आपकी संपत सिंह की बात पे। तो संपत सिंह जी ने जो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें 6,600 कुछ जो है, करीब 6.5 मान लीजिए, 6.5 से ज़्यादा ही है, वो सरकार ने 22 विश्वविद्यालयों में लोन के रूप में अनुदान दिया है। मतलब उसको अनुदान नहीं कह सकते, वैसे वो लोन ही दिया है, जो कि विश्वविद्यालयों के जो ये टीचिंग के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो एक लोन ही है, और वो यूनिवर्सिटियों को लोन सरकार को वापस चुकाना भी पड़ेगा। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने मतलब ये जिक्र भी किया है कि 29 अप्रैल 2022 को पहले सरकार ने ये निर्णय लिया, फिर जब शोर मचा तो कुछ महीने बाद उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटीज़ को बाकायदा सरकार ने ये लिखकर बताया कि वो ग्रांट नहीं है, जिस तरह से आपको ग्रांट मिलती है ये लोन ही है। और अब जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, चाहे वो रिसर्च के नाम पे प्रोजेक्ट लें, चाहे वो अपनी जो सरप्लस प्रॉपर्टी है उसका कोई ना कोई कमर्शियल यूज़ करके अपना पैसा खुद जुटाएं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अप्रैल
2022 में सरकार ने ग्रांट देनी बंद कर दी थी और पहले हर साल सरकार की तरफ से ग्रांट मिलती थी, जिसमें एक पूरे साल का जो इतना उनका एस्पेक्ट खर्च कितना होगा, कितनी आय होगी, उसको लगा के फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रपोजल भेजा जाता था कि हमें इतना पैसा चाहिए। तो 100, 150, 200 करोड़ रुपये सरकार से अनुदान मिल जाता था यूनिवर्सिटी की डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन 22 के बाद से कोई ग्रांट विश्वविद्यालयों की तरफ से नहीं मिली है, केवल लोन के रूप में राशि दी गई है, जिससे यूनिवर्सिटियों का धक्का लग के जो आर्थिक जो फाइनेंस जो काम होता है, जैसे मेन जो खर्चा है यूनिवर्सिटियों में जो वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की वेतन का है, ज़्यादातर जो राशि जो है वो इसी में खर्च हो जाती है। तो जब टीचर और गैर शिक्षक जो है नॉन टीचिंग के लोग, जब उनको वेतन नहीं मिलता तो वे जोर लगा देते हैं, आवाज़ उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही उनके खाते में पैसे टन बोले मैसेज, वो शांत हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटियों में केवल कर्मचारी ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट ना करे, ज़्यादा प्रदर्शन ना करे, ज़्यादा सरकार की छवि खराब ना हो, तो वेतन तो दिया जा रहा है अभी कंटिन्यूस, लेकिन वो लोन का वेतन है, वेतन लोन का है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ में जो काम होने चाहिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई बिल्डिंग बननी है, कोई खेल के ग्राउंड बनने हैं, कोई और बहुत सारे काम होते हैं, सबसे बड़ी बात भर्ती है, रिसर्च है, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो सब रुके हुए हैं। उनमें कोई ऐसा काम फिलहाल नहीं हो पा रहा किसी भी विश्वविद्यालयों में। हालांकि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूजीसी से भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। यूजीसी से अच्छी खासी ग्रांट विश्वविद्यालयों को मिल जाती है, लेकिन आप ये देखिए यूजीसी से ग्रांट मिले तो मिले कैसे? ना तो कोई नेक की जो ग्रेडेशन मिलती है विश्वविद्यालय को, उसमें कोई भी प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है। सरकारी विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। 23 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल है, 22 स्टेट यूनिवर्सिटी है। एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो NIRF की जो होती है उसमें कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 100 में नहीं है। नेक से हम बात करें, नेक की ग्रेडिंग होती है प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस ऐसे करके, तो हमारी जैसे MD यूनिवर्सिटी है वो प्लस ए है, ए प्लस कहते हैं। तो ए प्लस प्लस शायद KU है, अदरवाइज कोई यूनिवर्सिटी जो है वो ए प्लस प्लस में नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब UGC भी है, UGC जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, रैंकिंग में कोई यूनिवर्सिटी आगे है ही नहीं, टॉप 100 में भी नहीं है, तो वहाँ से भी ग्रांट नहीं मिल पा रही। तो इससे क्या होगा कि शैक्षणिक काम जो है और रिसर्च का जो काम है वो पूरी तरीके से, मतलब ये कह सकते हैं कि ना के बराबर हो रहा है। बस कोई टीचर ऐसा है, कोई प्रोफेसर जो अपने दम पे, अपने काम से, अपने काबिलियत से ही कोई प्रोजेक्ट ले आए, रिसर्च प्रोजेक्ट, तो बात अलग है। यूनिवर्सिटी में बाकी एक बड़े लेवल पे जो एक शिक्षण संस्थान का, उस शिक्षण संस्थान का जो काम होता है रिसर्च का, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये तो सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की हालत आपने बताई, लेकिन एक सरकार का अगर शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, ये दो चीज़ अगर सरकार मुहैया नहीं करवाती है, देखिए प्राइमरीली सरकार के 3 काम मुख्य होते हैं। एक तो सबको सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात तो हम पहले कर ही चुके हैं। स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ हों, डॉक्टर्स हों, उनकी भी एक आज हम बात नहीं करेंगे। उनकी हालत करेंगे क्यों नहीं सर, उनकी जो हालत स्टेट यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनकी हालत मेडिकल कितनी साइंस, पतली है वो हमें पता ही है। लेकिन जो शिक्षा है, अब शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जिससे किसी भी देश की प्रगति, जो उसकी वर्क फोर्स है वो तैयार होती है। और युवा आजकल ड्रग्स की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, उस तरफ भी उनका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने युवा को शक्तिशाली बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं और उनको एक दिशा दे सकते हैं। वो दिशा देश को देने वाली बात होती है। अब अगर इन यूनिवर्सिटीज़ को लोन के भरोसे छोड़ दिया है,
लोन के भरोसे का मतलब है कि अब यूनिवर्सिटी का फोकस पैसा जनरेट करने में रहेगा। पैसा कैसे जनरेट करेंगे? अगर उसके पास सरप्लस लैंड है तो उस पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे या उसको सेल करेंगे या कुछ भी करेंगे। देखो या ये जो प्रोफेसर संपत सिंह ने एक आरोप ये भी लगाया है कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया इसलिए चलाई जा रही है कि इसको प्राइवेट हाथों में दिया जा सके, बहाना लगा के कि सरकारी यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है और प्राइवेट लोग उसको बेहतर तरीके से चला सके। देखो, ड्रग्स में जो युवा जा रहा है या जो नशे में अपराध में जो युवा जा रहा है, उसको अगर रोकना है तो उसके लिए दो वो विकल्प होने चाहिए। अगर उसको रोकना है तो एक तो क्लासरूम में बच्चा होगा तो वो पढ़ाई करेगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको खेल के ग्राउंड में होना चाहिए। तो जब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जब क्लास लग नहीं रही क्योंकि टीचर नहीं है, आप ये देखिए, मेरी कल जो एच फैक्टो के जो प्रेसिडेंट है विकास श्रीवास, डॉक्टर विकास श्रीवास, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हरियाणा के जितनी भी स्टेट और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें से 4,500-5,000 हज़ार पद तो खाली है शिक्षकों के। तो आप ये बताइए, जब टीचर नहीं होगा तो बच्चा क्लासरूम में टिकेगा कैसे? टिक भी गया तो वो जो ये रिसोर्स पर्सन जो लगा रखे हैं या जो स्कॉलर्स हैं, उन्हीं के सारे हैं, तो उनसे वो बच्चे को कितने देर तक क्लासरूम में बांधे रखेंगे? पहली बात तो ये कि टीचर नहीं है। इसका जो फाइनेंस का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है वो शैक्षणिक जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इन्वायरमेंटल जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि बच्चे क्लासरूम में नहीं जा रहे। दूसरा, खेल के ग्राउंड में बच्चे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे खेल का भी नहीं है क्योंकि आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि उनको आप जब तक ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड के आप फैसिलिटी नहीं देंगे तो वो प्रैक्टिस क्यों करेगा? वो बच्चे जो है वो सरकारी विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से निकल के और वो प्राइवेट की तरफ जाने लग गए। आप ये बताइए कि जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होते हैं खेल में, तो आप ये देखिए कि एमडी यूनिवर्सिटी एक टाइम में, या केयू है या एचएयू है, जीजेयू है, और जो कई बाद में यूनिवर्सिटियाँ बनी, उनके बच्चों का ऐसे धाक नहीं बोलते कि उनकी धाक जमी हुई थी, खेल में ऐसी धाक जमी हुई थी कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए जाते थे तो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की टीम में जो ना उनके सामने टिक नहीं पाती थी। इसी को लेकर के मुझे एक बात याद है। एक बार मेरा पंजाब जाना हुआ और वहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जलंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसके अंदर मैं देख करके हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। हरियाणा के जितने भी टॉप एथलीट हैं, टॉप स्पोर्ट्स पर्सन है, सभी के फोटो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर टंगे हुए और ये लिखा हुआ है कि ये सभी हमारे स्टूडेंट है। यानी कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा के प्लेयर्स की ब्रांडिंग कर रही है। और वो इसलिए नहीं कि उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया, उन्होंने जुगाड़ किया है। नहीं, जुगाड़ नहीं किया, मैं बताऊं उनको, आपको फ्री एडमिशन मैं बता देता हूं आपको कि जो प्राइवेट सीयू की बात कर लो आप मोहाली में, आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एलपीयू की बात कर लो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें क्या है कि जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बच्चे हैं, उनका एडमिशन करते हैं, फ्री एडमिशन है उनका, वहाँ पे हॉस्टल में डाइट फ्री है, एक्स्ट्रा डाइट देते हैं वो। जैसे आम बच्चों के लिए मैस में खाना होता है तो उनके लिए दूध और बादाम और वो बहुत सारी चीज़ें पास होने का जुगाड़ है, पास होने की गारंटी है, जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ होता है कि भाई वो नहीं, प्लेयर अपने आप ही जुगाड़ करे। मैं कहना कोई लिखित में नहीं देते लेकिन बाकी सारे काम वहाँ पे यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को पास करने की गारंटी। अब हमारे जो क्लास लगाने की कोई वो अब हमारे जो सरकारी यूनिवर्सिटी, उसमें क्या है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला गया ना, तो उसको तो टीचर क्लास में ही नहीं घुसे देते, उसको तो ये करेंगे, प्रैक्टिकल में कोई रिबेट नहीं देंगे, उनको आना पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। उससे उसको बेचारे को एनओसी लेने के लिए कि भाई मैंने ये टूर्नामेंट खेलना है, हरासमेंट आधे से ज़्यादा तो उसकी एनर्जी वहीं पे ख़राब हो जाती है। तो ये बच्चे, अब आज के टाइम में बता दूं कि स्टेट यूनिवर्सिटी, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से बच्चे जो स्पोर्ट्स, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं, करते हैं, वो यहाँ से
शिफ्ट हो चुके हैं। कोई क्योंकि राजस्थान की यूनिवर्सिटी जी, में है, कोई राजस्थान, पंजाब की यूनिवर्सिटी पंजाब में की है। चंडीगढ़ मैं कह यूनिवर्सिटी। रहा हूँ एक बार मैं यहाँ पे कोई कबड्डी का टूर्नामेंट हो रखा था, शायद 1 या 2 साल पहले की बात, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। उसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भी टीमों में, विश्वविद्यालयों की जो टीमें आई थी, उनमें आधे से ज़्यादा हरियाणा के बच्चे खेल रहे थे। यानी कि हरियाणा वर्सेस हरियाणा हो रहा था एक तरह से, बच्चे तो हमारे ही थे। हाँ, हरियाणा वर्सेस हरियाणा। जो यहाँ एडमिशन नहीं होता वो वहाँ फ्री में नहीं, एडमिशन हो रहे हैं। देखो ये बिल्कुल सही बात है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की तकलीफ को समझते हुए, उसके शेड्यूल को समझते हुए, उसके चैलेंजेस को समझते हुए, उसकी लिमिटेशंस को समझते हुए सरकारी यूनिवर्सिटी को भी कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। लेकिन एक रोहतक का सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी अगर जालंधर में एडमिशन ले रहा है, चंडीगढ़ में ले रहा है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तमिलनाडु में ले रहा है, हाँ। इसका मतलब कितना मजबूर होगा वो। तो आप ये देखिए ना, वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता वहाँ पे, केवल खेलने के लिए जा रहा है। वहाँ की उनको, हरियाणा के बच्चे मोस्टली वो बेचारे, उनको हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते, इंग्लिश और वो सब चीज़ें तो दूर की बात है। जब वो वहाँ पे खेल रहा है, उस विश्वविद्यालय की टीम में यहाँ खेलने आए हुए थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि जो मक्का ट्रॉफी एक होती है, जो स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पे किसी विश्वविद्यालय को दी जाती है, हर साल राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, वो हरियाणा की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी आज तक मक्का ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। जब हम इनसे बात करते हैं, स्पोर्ट्स के जो जुड़े डायरेक्टर या और कोई अधिकारी, उनका ये कहना है कि ये ना पुराने मापदंड बना रखे हैं, क्राइटेरिया ऐसा बना रखा है कि कुछ गेम ऐसे हैं कि जो या तो पंजाब के बच्चे खेलते हैं या साउथ के बच्चे खेलते हैं, या और कहीं किसी कैश प्राइज इस टाइम पे मिल जाते हैं। कैश प्राइज, देखो मैं यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है कि पिछले कई सालों से कैश प्राइज नहीं मिला है। और कल ही मेरे को एक बंदा मिला था, कोच था, वो यूनिवर्सिटी का कोच था, वो कह रहा था कि हमारी एक टीम जाएगी कहीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने, उन बच्चे को ब्लेजर नहीं मिले। अब ये यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी की समस्या है या केयू में भी यही है, या आप किसी और भिवानी में, जींद में, नारनौल में, मीरपुर में, कहाँ पे ये दिक्कतें हैं? ये तो एक कॉमन समस्या है। अच्छा, दूसरी बात आप ये देखिए, हमारा बच्चा तो यहाँ से अगर तमिलनाडु में खेलने जाएगा तो वो ट्रेन में स्लीपर क्लास की टिकट लेके जाता है, और वो 4 घंटे, 2 दिन, 1.5 दिन या लंबा सफ़र करके वहाँ पे परफॉर्मेंस आप देखिए। जो आदमी थक के एक प्लेयर वहाँ पे जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको फ़्लाइट से भेजती है अपने बच्चे को। तो ये जो इम्पैक्ट जो आने लग रहा है ना सरकारी यूनिवर्सिटियों में, ये फंड का ही है मेन। नहीं, ये जी बिल्कुल, ये बजट तो है, लेकिन साथ साथ में जो सरकारी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी भी तो कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है, कोई जवाबदेही बनती है कि गरीब माँ बाप के बच्चे आपके पास आते हैं, उनको कम से कम क्लास लें। ये टीचर्स की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी। देखो, सरकार को बहाना मिला है, सरकार को बिल्कुल ग्रांट नहीं बंद करनी चाहिए लोन के रूप में, लेकिन सरकार को बहाना तो मिला है। सरकारी यूनिवर्सिटी में कितने टीचर जो क्लास लेते हैं, देखो ये एक बड़ा सवाल जरूर है। ये पहले तो हम देखते थे कि जो पुराने जो प्रोफेसर रहे हैं या जो रिटायर होके चले गए, वो तो क्लास में ऐसे बच्चों को ना बांध के रखते थे। बिल्कुल, ऐसे बहुत प्रोफेसर है, मैं भी पढ़ा हूँ, एमडी यूनिवर्सिटी से ही मैंने पढ़ाई की है। तो ऐसे प्रोफेसर थे कि वो पूछ भी लेते थे कि भाई वो फला बच्चा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज पर्सनल कनेक्ट था। आज तो मुझे लगता है कि 10 से 20% टीचर ही ऐसे हैं कि जो क्लास में नियमित रूप से जाते हैं और पढ़ाते हैं। ये 50% का रेशो भी मुझे कम ही लगता है। जी, क्लास नहीं लेते, फिर बच्चे घर से तो तैयार होके, घर वालों से खर्चा लेकर के गांव से बस पकड़ के रोहतक जरूर आते हैं, या तो वो यूनिवर्सिटी नहीं पहुँचते, यूनिवर्सिटी पहुँचते तो कैंटीनों तक ही सीमित रहते हैं और फिर अपना वापस चले जाते हैं। नहीं, सरकार ने एक काम तो कर रखा है कि लड़कियों के लिए और उनके लिए ना फ्री बस पास की सुविधा कर रखी है, तो वो रोहतक तो पहुँच जाते हैं। अब रोहतक वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ के जाते कि नहीं जाते, वो फिर वो बच्चे ही बताएंगे। नहीं, बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन ऐसी बात नहीं, अच्छे बच्चे भी हैं जो उसका समय, जब टीचर क्लास नहीं लेते हैं तो वो सदुपयोग करते हुए यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपना समय लगाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। हमें जो दिखता है ना, वैसे तो मैं कई यूनिवर्सिटियों में घूम के आया हूँ। पिछले दिन मैं मीरपुर में भी गया था, मैं
KU में भी जाने का मौका मिला और भी कई यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला। लेकिन जैसे MD यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी का जो सिस्टम है ना, रीडिंग हॉल जो है, ऐसा मुझे कहीं सिस्टम नज़र नहीं आया। वहाँ पे आप देखोगे एक टाइम में किसी भी टाइम आप जाओगे तो 1000-1500 बच्चे तो ना वहाँ एक अपने 2-3-4 फ्लोर ऐसे बने हुए हैं, वो खुले रहते हैं। वहाँ बच्चे पढ़ के किताबों में डूबे दिखाई देंगे आपको। पहले तो ऐसा होता था कि वहाँ स्पेस कम होता था तो बच्चे ज़मीन पे बैठ के ही पढ़ते थे। बच्चे पढ़ने में पीछे नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए क्लासरूम तक ले जाना होगा, टीचर अवेलेबल होने पड़ेंगे। यहाँ दो प्रॉब्लम है। एक तो टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन काफ़ी टीचर हैं जो पढ़ाते भी हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन दूसरी बात, टीचर है ही नहीं। कितने सारे डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ टीचर ही नहीं है। वो बिना टीचर के, जैसा आपने कहा, रिसोर्स पर्सन या स्कॉलर्स के सहारे उनको आगे बस धक्का मारा जा रहा कई है। डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिसमें नियमित शिक्षक एक भी नहीं है। जो आपने कहा ना रैंकिंग की बात, वो रैंकिंग की बात इसलिए भी इम्पैक्ट करती है कि उसके लिए जो क्राइटेरिया बना हुआ है, उस क्राइटेरिया के अंदर टीचर जो फैकल्टी रेशो है, स्टूडेंट और टीचर जो रेशो है, वो भी मैटर करते। बहुत बड़ा नंबर है, जो नंबर कट जाते हैं यूनिवर्सिटी के, फिर उनका रैंकिंग कैसे आएगी? देखो, जो फाइनेंस की जो अब आप सत्संग वाइज जो दिक्कत आएगी ना, उसमें ये है कि अब जैसे सेल्फ डिपेंडेंट तो कैसे रहेंगे विश्वविद्यालय, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्स के तो अर्निंग के सिस्टम तो है नहीं इनके पास। तो बच्चों की फीस बढ़ेगी। अब सवाल ये है ना कि अब बच्चों की फीस बढ़ेगी तो शोर मचेगा। शोर नहीं, वो सारा जो अगर बढ़ भी गई और बच्चे चलो शोर नहीं भी मचाएंगे तो बच्चों की जेब पे जाएगा। जो गरीब आदमी गांव से मुश्किल से अपना जुगाड़ करके साल की फीस ब्याज भर के गुजारा कर रहा है, बच्चे को पढ़ाई करवा रहा है, वो बच्चे की पढ़ाई होगी कैसे? या फिर छोड़ देंगे हायर एजुकेशन या फिर पीपी मॉडल आएगा। पीपी हर चीज के लिए पीपी मॉडल तो फिर आपको पता ही है कैसे बक्कलता रहे। वो तो बक्कलतारता ही है। जैसे पीपी मॉडल आया है यहाँ तो वैसे आप इसमें देखो ना, हेल्थ यूनिवर्सिटी में, ये भी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, पंडित भगवत दयाल शर्मा, इसमें आप देखो रिसर्च पे कोई काम नहीं हो रहा। पीछे नेक की टीम आई थी विजिट करने के लिए, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी उनमें ये सारे अधिकारियों के पीछे आगे पसीने छूट गए। रिपोर्ट में 0 थे, सब में कोई नंबर ही नहीं था उनका। और उसके बाद जो उस समय के अधिकारी थे वो कहते हैं कि जी वो हमसे बस वो सॉफ्टवेयर में टेक्निकल तो एक बहाना है ना, उसके पीछे छिप जाते हैं। छिप ये जाते हैं ना कि उसमें कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए नेक की रिपोर्ट में। नहीं, तनख्वाह तो टाइम पे बचती है उनकी। कितने, अगर तनख्वाह टाइम पे आती या तनख्वाह का लालच होता ना, तो हेल्थ यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे जो डॉक्टर है, प्रोफेसर है, वो छोड़ के नहीं जाते। VRS लेके भाग रहे हैं। नहीं, उसको माहौल काम नहीं करने दिया जा रहा है ना। राजनीति हावी है, ऑफिस पॉलिटिक्स हावी है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी टॉप पे होता है वहाँ क्या समस्या होती है। यहाँ पे उनको 1.5-2 लाख का पैकेज मिलता है, बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको 4 से 5 लाख रुपए का वो पैकेज तो एक मिलता बड़ा है। सवाल है ही। वो तो चलो सरकार की लिमिटेशन हो सकती है कि अभी पीछे लेकिन सरकार एक ने माहौल तो दिया जा सकता है ना काम करने का। अभी कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू हुए थे, पहले टेस्ट हुआ फिर इंटरव्यू हुआ, उनमें से काफ़ी पोस्ट ऐसी है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो खाली रह गए। ये हालात है। सरकारी नौकरी चाहता नहीं हेल्थ सेक्टर में। तो ये है कि जब तक आप उनको एक सम्मानजनक मेहनताना नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, तो वो क्यों रुकेगा। जब आपको ये बताओ, प्रैक्टिस के नाम पे आप पे फाउंडेशन तो 10 लगा दी और वेतन जो है वो आपको प्राइवेट से कम दे रहे हैं। शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें उलट है। सरकारी टीचरों को वेतन बहुत बढ़िया मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, लेकिन हेल्थ में ये इसका उलट हो जाता है। वो बाहर करना चाहते हैं और नहीं, लेकिन ओपी जी ये देखो, हमारे PGIMS की बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बेशक नियम अलाव ना करते, वो करते हैं और चोरी छुपे करते हैं और उनका सबको पता भी है। ऐसी बात नहीं है, पर क्या पता है? नहीं, वो कहना लोगों को पता है कि कुछ हैं ऐसे। कैसे हैं? ठीक है, सीनियर डॉक्टर है। नहीं, बिल्कुल। देखो, अगर गवर्नमेंट के नॉर्म अलाउ नहीं करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ रिस्क लेके अपने जॉब का, अपने करियर का करते हैं। उनको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन होगा तो अपना प्राइवेट चल ही रहा है, स्कोर बढ़ा लेंगे। सरकारी सिस्टम में तो ना एक्शन को भी अच्छा मानते हैं।
क्योंकि उनको ये पता है कि उन पर कार्रवाई तो होनी नहीं, साल 2 साल 6 महीने उन पे ना वो चार्जशीट हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, फिर वो कोर्ट से वापस जीत के आ मैनिपुलेशन बहुत जाएंगे, फिर सारा। उनको ना बगैर काम किए साल 2 साल का वेतन मिल जाता है। तो जो हमारा मूल सवाल था वो यही था कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने अपनी ही सरकारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर 6,500 करोड़ का जो ग्रांट देने की बजाय जो लोन दिया, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी अब उनके ऊपर लोन सिर पे हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में आए थे कार्यक्रम में, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि भाई अब यूनिवर्सिटी अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने इनकम के साधन खुद बनाए, सरकार की तरफ से लोन उनको ग्रांट नहीं मिलेगी। ये सीधे सीधे कहा था कि भाई, उसमें क्या कहा था कि जो यूनिवर्सिटियों के से जो के पूर्व छात्र हैं, जो देश में विदेश में अच्छे बिजनेस में या कोई जहाँ भी अच्छी पोजीशन पे हैं, उनसे आप यूनिवर्सिटी में उनसे क्या बोलते हैं, पूर्व छात्रों से सहायता मांगी। हाँ, वो भी ये क्योंकि जो आपका एल्यूमिनाई है, एसोसिएशन है, उनसे पैसा इकट्ठा करो, आपके कमर्शियल एक्टिविटी करो, आपके जो सरप्लस लैंड है उससे कुछ ना कुछ जनरेट करो, आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स लेके आओ, कहीं से भी पैसा लेके आओ, सरकार पैसा नहीं देगी। कहाँ अब पूर्व छात्र कितने हैं और नहीं, कितने ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के लिए आके आगे बढ़ के कदम उठाएंगे? बात ये है कि यूनिवर्सिटी ने उनको दिया क्या है, एक डिग्री तो दी है, वो भी जैसे तैसे आप सब लोगों को बताइए। ठीक है, वो एक होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, वॉलंटरी कुछ देना चाहे दे दे, लेकिन उसके भरोसे आप यूनिवर्सिटी को चलाओगे। अच्छा, आपकी भी एक दूसरी मैं बात बता दूं इसी में, जो कहा था कि भाई यूनिवर्सिटी खुद अपना इनकम के सोर्स बनाए, तो खुद कैसे बना सकते हैं? यूनिवर्सिटी की जो लैंड है उनका कमर्शियल पर्पस इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, तो चेंज करना पड़ेगा, एक्ट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे किसी, जैसे आप कम्युनिटी हॉल मान लीजिए या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बने हुए हैं, तो उसको आप एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे सकते हैं। तो वो जब आप उससे नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही आप दोगे तो इनकम कहाँ से आएगी? कुल मिला के बात ये है कि इस सब का सारा बोझ पड़ने वाला है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर। वो चाहे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दे या पीपी मॉडल आएगा, जब वो खिड़की लगेगी तो वो उसके थ्रू देना पड़ेगा स्टूडेंट को ही। नहीं, इसमें ये है कि देखो, सरकार को अगर यूनिवर्सिटियों को स्वावलंबी बनाना है, मैं तो उसकी बात करूंगा, जैसे युवाओं को बनाने लग रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला के या जैसे भी, तो यूनिवर्सिटियों को अगर इनकम के सोर्स उनके जनरेट करने हैं, तो जो भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, कोई प्रशासनिक प्रोग्राम होता है, सरकार का कोई प्रोग्राम होता है, तो उसकी जो एक, जैसे सपोज करो कि एक ऑडिटोरियम है, उसकी किसी भी स्कूल कॉलेज या बाहर के किसी भी प्राइवेट बंदे को उसको रेंट पे देते हैं, तो उदाहरण के तौर पे जैसे 1 लाख रुपया रेंट लिया जाता है या लेना चाहिए, तो सरकारी कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है तो उसकी जो फीस है, रेंट है, वो 5 लाख कर देना चाहिए। अब ये बताओ, संसाधन तो यूनिवर्सिटी के, बिजली का बिल यूनिवर्सिटी का आएगा, जनरेटर का तेल जो है वो यूनिवर्सिटी का खर्च होगा, और पॉलिटिकल आदमी नेता जो लोग हैं वे अपने प्रोग्राम करके आ जाते हैं, 1-2 अधिकारी को धमका के जाते हैं और खाली हाथ निकल जाते हैं। लेकिन वो रीढ़ की हड्डी अब रही तो नहीं ना, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल होती है, और जब सरकार का अपॉइंट किया हुआ बंदा वहाँ बैठा है, उसकी हिम्मत है कि वो सरकारी प्रोग्राम के पैसे ही मांग ले। जब यूनिवर्सिटियों को आप ग्रांट नहीं दे रहे तो फिर लोन दे रहे हैं, तो फिर वहाँ फ्री प्रोग्राम करना भी नहीं चाहिए ना सरकार को। आइडियल सिचुएशन तो ये होना चाहिए, सरकार को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे पैसा ही खर्च करना चाहिए। इसके अलावा सरकार के पास काम क्या है, मुझे ये बताइए। जितने भी IAS ऑफिसर है, फिर तो इनको भी करना चाहिए, तुम भी अपना पैसा, अपने डिपार्टमेंट का पैसा खुद जनरेट करो, सरकार से क्यों मदद, तनख्वाह सरकार से क्यों ले, तो आप भी PP मॉडल पे चलो। तो PP मॉडल पे तो चला देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो आज के टाइम में आर्थिक हालात हैं, वो यूनिवर्सिटी जो है ना अब बंद होने की स्थिति में हो रहे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं लोन पर तनख्वाह से कब तक काम चलेगा?
अब वो लोन वापस भी देना पड़ेगा। हालांकि अभी उसमें ये नहीं दिखा रखा उस लोन में कि आपने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी पे लोन दिया है या यूनिवर्सिटी के संसाधनों पे लोन दिया है, किस पे लोन दिया है, उसमें ये इसका जिक्र मैं देख रहा था, उसमें ऐसा जिक्र वो नहीं है। लोन दिया है वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के ऊपर लोन दिया उन्होंने, यानी कि उनका भविष्य जो है वो सब। अब देखिए ना कितना चिंताजनक है कि जो हायर एजुकेशन में जो एडमिशन की परसेंटेज वो बहुत पुअर है, और ये जिस तरह से ये लोन का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से कर्जदार हो रही हैं सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, अंधकार में है फ्यूचर। देखो यही तो ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है, अब यूनिवर्सिटीज़ में क्या किया है कि एसएफएस स्कीम के तहत इंस्टीट्यूशन जो है वो अब ओपन किए जा रहे हैं कि आप, जैसे कई कॉलेज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है, एसएफएस के कॉलेज खोल दिए, उनसे अब अच्छी खासी फीस ली जा रही है और उसी से काम चलाना पड़ेगा। और जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनको भी एसएफएस स्कीम से लेके आएंगे, लाना ही पड़ेगा आखिरकार। हाँ, ये हो सकता है जैसे पहले यूनिवर्सिटीज़ का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो एक अच्छा खासा था कि इनके सेंटर आप किसी दूसरे स्टेट में आप दे सकते थे। हाँ, वहाँ पहले से तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं तो थी। उससे जो डिस्टेंस एजुकेशन का जो मॉडल था यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत अच्छा था, और वो कई स्टेटों में इनके सेंटर खुले हुए थे और बच्चे, बाहर के जो बच्चे हैं वो एडमिशन लेते थे, उनसे फ़ीस भी अच्छी खासी ली जाती थी। तो वो उसमें किसी को एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि सब वर्किंग जो साथ काम के साथ साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग थे, तो वो ज़्यादा फीस पे भी कर देंगे अपने हायर एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए। जी, तो ये थी हमारी आज की चर्चा। यूनिवर्सिटीज़ जो हरियाणा की हैं वो लगातार कर्जदार हो रही है, करीब 6,500 करोड़ की तो वो कर्जदार पहले से, और उनको कर्जदार बनाने वाली हमारी हरियाणा सरकार है। अगर इसी तरह से चलता रहा, क्या होगा यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का, इस पर हमें आपकी राय भी चाहिए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। ओपी जी, तो संपत सिंह की बात जो है वो निजीकरण की तरफ ले जाने वाली, वो अगर सरकार ने बहुत जल्दी कोई स्टेप अच्छा नहीं उठाया यूनिवर्सिटियों को लेके, तो वो उनकी बातें सही साबित हो जाएगी एक दिन। नमस्कार।